नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे हफ्ते पर बात कर रहे हैं जिसने भारत और अमेरिका के जो रिश्ते दशकों से बन रहे थे उनमें एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ ला दिया। हम बात कर रहे हैं 18 से 25 अगस्त 2025 के उस एक हफ्ते की। बिल्कुल। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो लेख हैं, वो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, वो एक गहरी कहानी बता रहे हैं। अच्छा। कि कैसे रूस से तेल खरीदने पर जो बात शुरू हुई, एक छोटा सा व्यापारिक तनाव, हाँ, वो तेल वाला मामला। हाँ, वो बढ़ते बढ़ते एक बड़े डिप्लोमेटिक संकट में बदल गया। ये सिर्फ टैरिफ या व्यापार की बात नहीं रह गई। सही कहा। और इसीलिए आज हमारी कोशिश यही है कि इन घटनाओं का जो सिलसिला था उसे समझें, ये जानने की कोशिश करें कि भारत का झुकाव अचानक चीन की तरफ क्यों बढ़ गया, अमेरिका की ये जो सख्त टैरिफ पॉलिसी थी उसके पीछे सोच क्या थी, और सबसे जरूरी इन सब का आगे क्या असर हो सकता है। हाँ, क्योंकि जो स्रोत है हमारे पास वो अलग अलग एंगल से इसे देख रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है जो कई स्रोतों में पूछा भी गया है कि भाई सिर्फ 7 दिन में, सिर्फ एक हफ्ते में, हाँ, सिर्फ एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ जिसने पिछले 20 साल की जो मेहनत थी रिश्तों पर, उस पर लगभग पानी फेर दिया। तो इसे समझने के लिए शायद हमें उस हफ्ते की शुरुआत में जाना होगा। बिल्कुल, वहीं से शुरू करते हैं। तो हफ्ते की शुरुआत हुई अमेरिका की उस चेतावनी से कि अगर भारत ने रूस से वो जो डिस्काउंट पर तेल मिल रहा था, हाँ, वो खरीदना जारी रखा तो उस पर सेकेंडरी टैरिफ लगेंगे। और ये सिर्फ कहा नहीं गया, नहीं, ये सिर्फ धमकी नहीं थी, इससे लागू भी कर दिया गया। लागू भी कर दिया गया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हमारे जो स्रोत हैं, जिनमें कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, वो मानते हैं कि ये पिछले 20 साल में भारत अमेरिका संबंधों में आई सबसे सीरियस गिरावट है। मतलब तनाव का लेवल अभूतपूर्व था। और इसी बढ़ते हुए टेंशन के माहौल में 18-19 अगस्त को चीन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूव किया। हाँ, चीनी विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली पहुंच गए ठीक उसी समय जब अमेरिका और भारत के बीच अहम व्यापार वार्ता होनी थी। बिल्कुल। इसकी टाइमिंग को महज संयोग मानना बहुत मुश्किल है, जैसा कि रिपोर्ट्स कह रही हैं। ये शायद भारत की तरफ से एक सिग्नल था। हाँ, बिल्कुल, एक तरह का संकेत कि देखिए हमारे पास वॉशिंगटन के अलावा भी ऑप्शंस हैं। और इस विजिट के ठोस नतीजे भी निकले। अच्छा, क्या हुआ? जैसा कि रिपोर्टों में है, भारत के एनएसए अजीत डोभाल और वांगी के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की 24वीं दौर की बातचीत हुई। वो तो काफी अहम मानी जाती है। बहुत अहम। और सूत्रों के मुताबिक इसमें बॉर्डर के डिमार्केशन के लिए, यानी सीमा के परिसीमन के लिए, एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाने पर सहमति बनी। ठीक है। साथ ही भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर भी बात हुई, और बॉर्डर पर जो ट्रेड मैकेनिज्म है उसको और मजबूत करने पर भी रजामंदी हुई। ये सुनने में छोटे कदम लग सकते हैं, पर उस माहौल में इनका मतलब बड़ा था। बहुत बड़ा। लेकिन जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली बात हमारे स्रोतों से निकल कर आ रही है, वो 19 अगस्त को हुई। क्या हुआ 19 को? प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, वांगी से मुलाकात की। ओहो। और कई एनालिस्ट मान रहे हैं कि ये भारत की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में बदलाव का सबसे साफ संकेत था। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी। और प्रधानमंत्री के बयान भी तो काफी कुछ कह रहे थे। हाँ, बिल्कुल, जैसा रिपोर्ट किया गया, उन्होंने कहा भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं। और ये भी कि एशियाई सदी के लिए भारत चीन सहयोग अनिवार्य है। डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं सालगिरह का भी जिक्र किया, और बॉर्डर पर शांति को ओवरऑल रिश्ते सामान्य करने के लिए प्राथमिकता बताया। ये बयान, खासकर जो सीमा पर तनाव चल रहा था उसकी पृष्ठभूमि में देखें तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव लग रहा है। बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी दबाव कभी कभी अंदरूनी समीकरणों को बदल सकता है। और फिर अगले ही दिन 20 अगस्त को एक और बड़ी खबर आई जिसने इस बदलाव को और कंफर्म कर दिया। क्या थी वो? अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच की टीम का जो दिल्ली दौरा तय था 25 से 29 अगस्त के लिए, हाँ, वो ट्रेड टॉक्स के लिए, हाँ, वो अचानक रद्द कर दिया गया। कैंसिल। इसका मतलब था कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए पर बात चल रही थी, हाँ, वो पूरी तरह से पटरी से उतर गई। 5 राउंड तो हो चुके थे पहले। हाँ, छठा अहम माना जा रहा था। छठा बहुत क्रिटिकल था क्योंकि 27 अगस्त की टैरिफ डेडलाइन पास थी और बातचीत के लिए कोई नई तारीख भी तय नहीं हुई। मतलब कोई आगे की डेट नहीं। हाँ, ये अपने आप में एक मैसेज था। बिल्कुल। तो ये सिर्फ बातचीत का रुकना नहीं था, इसका असर सीधा जमीन पर दिखा। कैसे? जैसा कि हमारे स्रोत बता रहे हैं, खबरें आई कि भारत ने कथित तौर पर $3.6 बिलियन के अमेरिकी डिफेंस सौदे रोक दिए हैं। ओहो, ये तो बड़ी बात है। और वो जो 50% टैरिफ की बात थी, वो लगभग तय माना जाने लगा कि अब वो लगेगा ही। और मिशन 500, हाँ, वो $500 बिलियन वाला लक्ष्य 2030 तक, हाँ, वो तो समझिए एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। बाप रे। फिर 2 दिन बाद 22 अगस्त को भारत का ये जो बदलता हुआ रुख था उसकी एक तरह से ऑफिशियल पुष्टि भी हो गई। विदेश मंत्रालय की घोषणा। हाँ, विदेश मंत्रालय ने अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। चीन का दौरा? हाँ, और कई स्रोतों ने इसे दशकों में भारत का सबसे महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक शिफ्ट या झुकाव करार दिया है। इस दौरे में तो प्रधानमंत्री एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, और अक्टूबर 2024 की कजान बैठक के बाद ये पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहली बायलैटरल मीटिंग होगी। हालांकि इससे ठीक पहले जापान भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ, 29-30 अगस्त को जापान का भी दौरा है। कुछ एनालिस्ट इसे एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह देख रहे हैं। लेकिन चीन यात्रा का वजन तो ज्यादा लग रहा है। स्ट्रेटेजिक वजन कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ एक बायलैटरल मुलाकात नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकाले?
स्रोत क्या कह रहे हैं? स्रोत ही बता रहे हैं कि भारत अब एससीओ जैसे जो नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल शायद अपनी बात रखने के लिए और शायद अमेरिकी सेंट्रिक जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको थोड़ा साइडलाइन करने के लिए ज्यादा एक्टिवली कर रहा है। ये अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का खुला प्रदर्शन है, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का। बिल्कुल। एक तरह से अलायंस पॉलिटिक्स पर निर्भरता कम करके एक मल्टीपोलर दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश है। ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न देशों के साथ अलाइनमेंट के बजाय रीजनल पार्टनरशिप को प्राथमिकता दी जा रही है। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखें। अमेरिका का क्या कहना था इस पर? 24 अगस्त को उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने एनबीसी पर इंटरव्यू दिया था। हाँ, मीट द प्रेस पर उन्होंने इस टैरिफ पॉलिसी को डिफेंड किया। क्या तर्क दिया उन्होंने? वेंस ने कहा, जैसा कि रिपोर्ट हुआ है, कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये सेकेंडरी टैरिफ इसलिए लगाए ताकि रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए आर्थिक रूप से मजबूर किया जा सके। अच्छा। उन्होंने इसे आक्रामक आर्थिक लाभ रोकने का जरिया बताया। मकसद था रूस के लिए कच्चा तेल बेचकर अमीर बनना मुश्किल बनाना। लेकिन यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है, जैसा स्रोत बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कि चीन जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा था, सबसे बड़ा खरीदार, उसे छूट दे दी गई। हाँ, उसे 90 दिन का एक्सटेंशन मिल गया, जबकि भारत को सीधा 50% टैरिफ का सामना करना पड़ा। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच थी, इसने पॉलिसी की मंशा और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कुछ स्रोतों में तो ये भी कहा गया कि क्या ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान को फेवर करने जैसा था, क्योंकि उससे ऐसी सख्ती का सामना नहीं करना पड़ा। और इस भेदभाव ने शायद भारत में नाराजगी और बढ़ाई होगी। जाहिर है, रिपोर्टें यही बताती हैं। और शायद इसी नाराजगी का नतीजा था 25 अगस्त को जो हुआ, जब भारत की तरफ से पहली ठोस जमीनी स्तर की जवाबी कार्रवाई हुई। आप इंडिया पोस्ट वाले कदम की बात कर रहे हैं? हाँ, भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाली सभी पार्सल सर्विसेज सस्पेंड कर दी। ये कदम, देखिए, शायद टैरिफ जितना बड़ा न लगे आर्थिक रूप से, लेकिन इसका असर फौरन महसूस हुआ। कैसे? नए कस्टम नियमों का हवाला दिया गया और अमेरिका जाने वाले सारे पार्सल रोक दिए गए। जो ड्यूटी फ्री एग्जम्पशन मिलता था डाक आइटम्स पर, वो खत्म हो गया। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा छोटे व्यापारियों पर, ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स पर। तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं था, इसका सिंबॉलिक महत्व ज्यादा था। बिल्कुल, ये पहली डायरेक्ट जवाबी कार्रवाई थी जिसका असर आम लोगों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचा। ये दिखा रहा था कि टेंशन अब सिर्फ सरकारों या बड़े कॉर्पोरेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी को छू रहा है। अब अगर इन टैरिफ्स के आर्थिक असर पर थोड़ा और विस्तार से बात करें तो तस्वीर तो काफी गंभीर लग रही है। हाँ, अलग अलग स्रोतों के जो आंकड़े हैं वो यही दिखाते हैं। 50% टैरिफ ने इंडियन इकोनॉमी के कई अहम सेक्टर्स को झटका दिया, जैसे कि टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जो अमेरिका को करीब $12.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। हाँ, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और वो वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को जा रहे हैं। और ये तो बहुत लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। बिल्कुल, यहाँ लाखों लोग काम करते हैं। अनुमान है कि 1.2 करोड़ से ज्यादा नौकरियों पर खतरा आ सकता है। बाप रे। और जेम्स एंड ज्वेलरी का क्या हाल है? वो भी बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है। करीब $9.2 बिलियन का एक्सपोर्ट अमेरिका को, वो भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। शिपमेंट्स लगभग रुक गए। ये भी एक पारंपरिक इंडस्ट्री है जहां लाखों लोग जुड़े हैं। करीब 40 लाख नौकरियां प्रभावित होने का डर है। और कॉस्ट बढ़ने से ग्लोबल लग्जरी मार्केट में भारत की कॉम्पिटिटिवनेस पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, सी फूड। हाँ, ऑटो पार्ट्स करीब $6.8 बिलियन एक्सपोर्ट, और सी फूड खासकर झींगा करीब $4.3 बिलियन एक्सपोर्ट, इन पर भी भारी दबाव है। सी फूड में तो 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही जाता है। अच्छा। हाँ, तो वहां से ऑर्डर कैंसिल होने की खबरें जो तटीय इलाके हैं उनके लिए बहुत चिंता की बात है। लाखों लोगों की रोजी रोटी इस पर निर्भर है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े दिखाते हैं कि असर कितना गहरा और फैला हुआ है। हालांकि ये भी नोट करना चाहिए कि कुछ सेक्टर्स को छूट मिली है। हाँ, ये भी बात है। जैसा कि कुछ स्रोतों में बताया गया है, आईटी सर्विसेज करीब $15.2 बिलियन। वो तो गुड्स टैरिफ में नहीं आती। बिल्कुल। और फार्मास्यूटिकल्स करीब $8.7 बिलियन। इसे शायद स्ट्रेटेजिक छूट दी गई क्योंकि अमेरिकी हेल्थ केयर भारतीय जेनरिक दवाओं पर काफी निर्भर है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स करीब $7.8 बिलियन का एक्सपोर्ट भी जारी है। तो ये छूट दिखाती है कि कुछ रणनीतिक निर्भरताएं तो हैं अभी भी, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये इस बढ़ते तनाव को कम कर पाएंगी। खैर, आर्थिक असर के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स में भी बड़े बदलाव दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात तो भारत चीन संबंधों में आई अचानक तेजी है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। हमारे सूत्रों के अनुसार बॉर्डर पर जो तनाव इतने सालों से बना हुआ था, हाँ, उसमें अचानक नरमी आई है। खबरें हैं कि जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे वहां से सैनिक पूरी तरह पीछे हट गए हैं। अच्छा। डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया। हाँ। डिसएंगेजमेंट पूरा, डीएस्केलेशन यानी तनाव कम करने के लिए बातचीत शुरू हो गई है, और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस, डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन, डी इंडक्शन पर काम आगे बढ़ रहा है। ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी। और सिर्फ सीमा पर ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी चीन के साथ सहयोग फिर से शुरू करने की बातें हो रही हैं। जैसे कि निवेश वगैरह। हाँ, निवेश दोबारा शुरू होने की संभावना है। ब्रिक्स जैसे मंच पर सहयोग बढ़ने की उम्मीद है, खासकर अमेरिकी दबाव के खिलाफ, और ये सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर हुआ है। कमाल है। इसके स्ट्रेटेजिक मायने क्या हैं? गहरे मायने हैं। कुछ एनालिस्ट इसे एक पोटेंशियल एंटी हेजेमोनिक यानी आधिपत्य विरोधी गुटबंदी की शुरुआत की तरह देख रहे हैं। डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में ट्रेड के मैकेनिज्म डेवलप करने, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन बढ़ाने की बातें भी हो रही हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो होगा, जैसे क्वाड का क्या? हाँ, बिल्कुल। भारत का ये जो चीन की तरफ झुकाव दिख रहा है, उससे क्वाड जैसे मंच, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत हैं,
हाँ, उसकी प्रासंगिकता पर और उसमें भारत की कमिटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। स्रोत कह रहे हैं कि ये बायलैटरल टेंशंस क्वाड के मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन को कमजोर कर सकती है। इससे पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर असर पड़ सकता है कि इस पूरे एपिसोड से अमेरिकी गठबंधनों की क्रेडिबिलिटी को धक्का लगा है। कैसे? भाई, एक बड़े डेमोक्रेटिक पार्टनर को आपने ट्रेड इशू पर साइडलाइन कर दिया, फिर टैरिफ पॉलिसी में कथित तौर पर पाकिस्तान को फेवर दिखाया गया, तो इससे अमेरिका के दूसरे सहयोगी भी उसकी कमिटमेंट पर सवाल उठा सकते हैं। दक्षिण एशिया में इसका क्या असर होगा? देखिए, अमेरिकी सपोर्ट से पाकिस्तान थोड़ा उत्साहित महसूस कर सकता है, और भारत अमेरिका के बीच अगर दूरी बढ़ती है तो चीन इसका फायदा उठाकर इस रीजन में अपना प्रभाव और बढ़ा सकता है। और ग्लोबल साउथ पर क्या असर देख रहे हैं आप? ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के बीच इस घटना ने भारत की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है उसको और मजबूती दी है। गुटनिरपेक्षता की तरह? हाँ, या कह लें मल्टी अलाइनमेंट। अमेरिकी यूनिलैटरलिज्म की आलोचना बढ़ी है, और SCO, ब्रिक्स, G77 जैसे जो ऑल्टरनेटिव ग्लोबल फोरम है उनका महत्व बढ़ा है। अमेरिका के लिए यह खतरा है कि वो अपने एक अहम रीजनल पार्टनर से दूर हो जाए और स्ट्रैटेजिकली आइसोलेट हो जाए। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसकी तुलना इतिहास की दूसरी घटनाओं से भी कर रहे हैं। हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अखबारों ने इसकी तुलना 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो अमेरिकी प्रतिबंध लगे थे उससे की है। अच्छा, वो सैंक्शंस वाला दौर? हाँ, पैटर्न कुछ वैसा ही दिख रहा है। आर्थिक दबाव, रणनीतिक अलगाव, कुछ लोग इसे कोल्ड वॉर की गूंज की तरह भी देख रहे हैं। कोल्ड वॉर कैसे? जैसे 1970 के दशक में भारत पर किसी एक ब्लॉक में शामिल होने का दबाव था, आज फिर भारत अलायंस की बाध्यताओं के बजाय अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को चुनता दिख रहा है। ऐसा कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की प्रतिक्रियाएं भी काफी शार्प रही हैं। बहुत। जैसा कि हमारे स्रोत बता रहे हैं, विल्सन सेंटर के माइकल कोगलमैन ने इसे 2 दशकों के अमेरिका भारत संबंधों में सबसे खराब संकट कहा है। फरीद ज़कारिया ने भी कुछ कहा है? हाँ, फरीद ज़कारिया जैसे कमेंटेटर्स ने चेतावनी दी है कि ये दशकों की जो बाईपार्टीसन अमेरिकी कोशिश थी नई दिल्ली से रिश्ते मजबूत करने की, उसको पलटने जैसा है। और इससे भारत, रूस और चीन के और करीब जा सकता है। बिल्कुल, यही जोखिम है। निक्की हेली ने तो इसे बड़ी स्ट्रेटेजिक आपदा कहा। उन्होंने कहा कि ये चीन के खिलाफ एशिया में जो एक काउंटर बैलेंस था उसे कमजोर करके 25 साल की प्रोग्रेस को खत्म कर सकता है। हाँ, और एक और पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर, उन्होंने भारत में हैरानी और गुस्से का जिक्र किया, खासकर ये देखते हुए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुद भारतीय टैरिफ को आपत्तिजनक मानता था। आर्थिक अनुमानों पर वापस आएं तो वो भी काफी चिंताजनक लग रहे हैं। GDP पर असर की बात हो रही है। हाँ, कई रिपोर्टें कह रही हैं कि इस संकट के चलते भारत की GDP ग्रोथ रेट में 0.2 से 0.4 परसेंट पॉइंट्स की कमी आ सकती है। मतलब अगर 6.2-6.4% का अनुमान था तो वो 6% के आसपास रह सकती है। हाँ, ऐसी आशंका है, और मौजूदा टैरिफ लेवल पर सालाना 17 से 34 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का नुकसान हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसके लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकता है? वो और भी गंभीर हो सकते हैं, जैसे ट्रेड रिलेशंस का फंडामेंटल रीस्ट्रक्चरिंग, सप्लाई चेन्स का अमेरिकी बाजारों से दूर जाना, दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट फ्लो में कमी आना। हालांकि भारत सरकार भी कुछ कदम उठा रही है शायद। हाँ, रिपोर्टें हैं कि सरकार कुछ जवाबी उपाय कर रही है, जैसे जो एक्सपोर्टर्स प्रभावित हुए हैं उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लाना, एक्सपोर्ट के लिए नए बाजार ढूंढने के प्रोग्राम तेज करना, और मेक इन इंडिया पर और ज्यादा जोर देना। तो सवाल यह है कि आगे क्या, भविष्य कैसा दिख रहा है? एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? देखिए, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, एनालिस्ट मुख्य रूप से 3 रास्ते देख रहे हैं। पहला, जिसे वो एस्केलेशन और अलगाव कह रहे हैं, इसकी संभावना करीब 40%। इसमें क्या होगा? इसमें टैरिफ 50% पे बने रहेंगे, डिफेंस कॉर्पोरेशन लंबे समय के लिए सस्पेंड हो जाएगा, चीन भारत की पार्टनरशिप और गहरी होगी, और क्वाड लगभग बेअसर हो जाएगा। ये तो काफी गंभीर है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा है अनिच्छुक समायोजन या रिलक्टेंट एडजस्टमेंट। इसकी संभावना 35%। इसमें भारत शायद रूसी तेल खरीद में कुछ कमी करे, बदले में अमेरिका टैरिफ में कुछ पार्शियल राहत दे। मतलब थोड़ा लेन देन? हाँ, कुछ लिमिटेड इश्यूज पे छोटा मोटा ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन आपसी विश्वास कम रहेगा, और भारत अमेरिका और चीन के बीच एक तरह की बराबर दूरी बनाए रखने की कोशिश करेगा। और तीसरा रास्ता? तीसरा है संकट का समाधान, क्राइसिस रेजोल्यूशन। इसकी संभावना सबसे कम 25%। इसमें भारत रूसी तेल पर कोई बड़ा एडजस्टमेंट करता है, जिसके बाद अमेरिका टैरिफ पूरी तरह वापस ले लेता है। अच्छा। साल के अंत तक शायद कोई बड़ा ट्रेड डील भी हो जाए, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन फिर से पटरी पर आ जाए, और भारत चीन संबंध सामान्य हो पर बहुत ज्यादा आगे न बढ़े। तो ये तीनों रास्ते काफी अलग अलग भविष्य दिखा रहे हैं। आने वाले कुछ हफ्ते और महीने शायद तय करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हाँ, कुछ तारीखें इसमें बहुत अहम होंगी, जैसे कि 27 अगस्त। बिल्कुल, 27 अगस्त 2025, जब ये तय होगा कि टैरिफ का बाकी 25% हिस्सा लागू होता है या नहीं। ये एक बड़ा मोमेंट होगा। और फिर वो SCO समिट। हाँ, 31 अगस्त से 1 सितंबर SCO समिट में PM मोदी और राष्ट्रपति शी की जो मीटिंग होगी, उससे साफ संकेत मिलेगा कि भारत का चीन की ओर झुकाव कितना गहरा और परमानेंट है। और फिर सितंबर अक्टूबर में जब टैरिफ का असली आर्थिक असर दिखेगा। हाँ, जो वो आंकड़े सामने आएंगे तो वो दोनों देशों के रुख को और इस टकराव को जारी रखने की उनकी इच्छा शक्ति को प्रभावित करेगा। तो अगर हम इस पूरे हफ्ते के घटनाक्रम को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि हमने देखा कैसे अमेरिका की एक रणनीति, जिसका घोषित लक्ष्य था रूस पर दबाव डालना, हाँ, उसने अनजाने में भारत और चीन को करीब ला दिया। बिल्कुल। और इसने न सिर्फ इंडो पैसिफिक में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कमजोर किया, बल्कि ग्लोबल साउथ में भारत की जो पुरानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है
उसको भी एक तरह से सही ठहरा दिया। और शायद डॉलर बेस्ड ट्रेड से हटकर नए रास्ते खोजने के लिए एक आर्थिक वजह भी दे दी। हाँ, ऑल्टरनेटिव पार्टनरशिप्स और मैकेनिज्म्स बनाने के लिए एक इंसेंटिव पैदा किया। तो ये जो ट्रेड वार्ता का टूटना, डिफेंस और पोस्टल जैसे प्रैक्टिकल सहयोग का रुकना और भारत का चीन की ओर ये साफ झुकाव, ये सब मिलकर तो यही इशारा कर रहे हैं कि ये संकट शायद पिछले विवादों से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी हो सकता है। हाँ। ये उस बुनियादी सोच पर ही सवाल उठाता है जिस पर अमेरिका भारत साझेदारी टिकी थी। कौन सी सोच? कि जो साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और चीन को लेकर जो साझा चिंताएं हैं, वो हमेशा दूसरे मतभेदों पर भारी पड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद ऐसा नहीं हुआ। तो सोचने वाली बात यही है, और यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। कि क्या ये सब जो हमने देखा, ये सिर्फ एक टेम्पररी डिप्लोमेटिक स्टॉर्म है, एक अस्थायी तूफान है जो गुजर जाएगा, या फिर ये एशिया में और शायद पूरी दुनिया में पावर बैलेंस के एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। एक ऐसा युग जहां भारत गठबंधनों की पुरानी राजनीति के बजाय मल्टीपोलैरिटी के एक नए रास्ते पर चलने का फैसला कर रहा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।